हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 22 ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स। तो आज की न्यूज़ काफ़ी खास है। हमें आज कुछ रेयर अर्थ मटेरियल्स के बारे में, मेटल्स के ऊपर डिस्कशन करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नए अवार्ड स्टार्ट किए हैं उन अवार्ड्स के ऊपर डिस्कशन हमको करना है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड आज हम काफ़ी सारी न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 22 ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेनी है तो आप परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। कल के जो वीडियो था उसमें ब्राइटनेस का कुछ इशू आ रहा था, कुछ बच्चों का कमेंट आया हुआ था, तो आज मैंने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। ब्राइटनेस एकदम माइनस में बहुत कम लेके गई हूँ। आई होप आज आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि मेरे एंड से जब मैं वीडियो को देखती हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो को, तो मुझे दिखता है कि सारा क्लियर है। तो अगर आई थिंक अब आपको भी यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं 22 ऑफ सितंबर के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। सो आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे हर साल 22 ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार इस दिन का अनाउंसमेंट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका में किया गया था 2010 में, और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे 2011 से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि हमारी पूरे वर्ल्ड में 5 स्पीसीज है राइनो की। इन 5 प्रजातियों को बचाना है। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दिलाना कि इलीगल तरीके से इनका शिकार ना किया जाए, क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से इनको खतरा है, डिफॉरेस्टेशन से किस तरीके से इनको खतरा है, और हमें ये पाँचों के पाँचों जो 5 स्पीसीज है राइनो की उन्हें प्रोटेक्ट करना है। इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब 5 स्पीसीज कौन सी है राइनो की, तो ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो कि आपको आसाम में देखने को मिलता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया में ही है, सुमात्रन एंड जावा राइनो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीए। और कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उस मिस्टेक को भी पहले मैं करेक्ट कर लेती हूँ, फिर आज के जो फ्रेश हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे, कल मैंने आपको बताया था डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में, याद आया? तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बेसिकली 5 पैरामीटर पे रिलीज़ किया जाता है, हर साल रिलीज़ किया जाता है, और ये 5वें नंबर का इंडेक्स है, मतलब 5वां एडिशन है, 5वीं रिपोर्ट है। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स थे कि आपकी कंट्री में इंटरनेट एक्सेस कैसा है, अफोर्डेबल है कि नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ई गवर्नेंस कैसा है, इस तरीके से 5 पैरामीटर्स होते हैं। तो 121 कंट्रीज़ के बीच में भारत की जो रैंकिंग है वो 52 नंबर की है। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 52 नंबर पे है। लास्ट एडिशन के कंपैरिजन में भारत की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है। अगर एशिया कॉन्टिनेंट की हमने बात की थी तो एशिया कॉन्टिनेंट में भारत की रैंकिंग जो थी वो 13th पोजीशन पे थी, वहीं सिंगापुर जो था वो टॉप पे था। यहाँ तक का सारा अप टू डेट था, एकदम करेक्ट था। छोटा सा एक एरर ये हो गया था कि वर्ल्ड में, मतलब इस इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन सी है, तो टॉप कंट्री आपको याद रखना है फ्रांस है। फ्रांस यहाँ पे टॉप पोजीशन पे, उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क एंड जर्मनी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा करेक्शन है, आपको आज की पीडीएफ में मिल जाएगा। आपने अगर नोट्स बनाए तो आप अपने नोट्स में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर लें। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द वेनेडियम। वेनेडियम क्या है, एक रेयर मेटल है, एक बहुत ही ज़्यादा रेयर मेटल है जिसका यूज़ जनरली पावर प्लांट में, रिचार्जेबल बैटरीज बनाने में, बैटरीज को बनाने में किया जाता है। जैसे हम लिथियम का यूज़ करते हैं, लिथियम आयन का यूज़ किया जाता है बैटरीज बनाने में, वैसे ही वेनेडियम का यूज़ भी किया जाता है। इनफैक्ट इसका यूज़ हम जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ से भी इसका यूज़ करते हैं। वेनेडियम का एक एटॉमिक नंबर होगा और एक मास होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी मेटल होता है उसका एक अपना नंबर भी होता है और एक मास भी होता है, मतलब परमाणु क्रमांक भी होता है और परमाणु द्रव्यमान भी होता है। तो वेनेडियम का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर, वो 23 है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 23 है, और इसका जो मास है वो 50.942 है। रिसेंटली हमें वेनेडियम का भंडार मिला है गुजरात में, इंडिया में डिस्कवर किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे।
सबसे पहले एक रेयर मेटल है जिसका नाम है वेनेडियम, जिसका हम यूज़ बैटरीज बनाने में करते हैं। इसकी डिस्कवर किया गया है कहाँ पे? इंडिया के गुजरात में। गुजरात में आपको जो गल्फ ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी दिखती है गुजरात के कोस्ट में, वहीं पर वेनेडियम धातु का जो भंडार है उसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, अरेबियन सी में। बेसिकली आज अगर हम देखें तो मॉडर्न एप्लीकेशन में वेनेडियम का यूज़ हम बैटरीज बनाने में, पावर प्लांट वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं। और ये बात भी आपको पता होगी, मैंने करेंट अफेयर्स में भी आपको बताई थी कि फरवरी 2023 में पहली बार भारत में लिथियम डिपॉजिट भी मिले थे। लिथियम के भंडार को भी डिस्कवर किया गया था बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और भारत में लिथियम के जो डिपॉजिट हमको मिले थे वो 5.9 मिलियन टन के मिले थे। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है। और ये सेकेंड नंबर की बड़ी डिस्कवरी भारत में हो रही है क्योंकि भारत में डिपॉजिट मिले हैं वेनेडियम के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर भारत का स्टेटस देखते हैं और अदर कंट्री का क्या यहाँ पर स्टेटस है वेनेडियम के रिस्पेक्ट में, वो देखते हैं। तो ब्राज़ील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा है? ब्राज़ील है वेनेडियम के मामले में। ब्राज़ील के बाद रशिया और फिर साउथ अफ्रीका है। लेकिन पूरे वर्ल्ड का वन फोर्थ जो वेनेडियम का एक्सपोर्ट करता है वो ब्राज़ील करता है। ये तो हो गया एक्सपोर्ट के मामले में। अब बात करते हैं रिजर्व। सबसे ज़्यादा वेनेडियम के रिजर्व किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है वेनेडियम के, और ऐसा बताया जाता है इसके पास 9.5 मिलियन टन वेनेडियम के भंडार देखने को मिलेंगे। भारत के पास क्या स्टेटस है? तो भारत के पास आप देखेंगे तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन से हमें पता चलता है कि भारत के पास 24.63 मिलियन टन वेनेडियम के डिपॉजिट हैं। मतलब इतना रिजर्व हमारे पास भी है। क्लियर इतनी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये वेनेडियम कैसे मिला? तो बेसिकली जब लावा निकलता है, आपको पता है ना वॉल्केनो इरप्शन होता है, लावा निकलता है, और लावा जब बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है तो वो ठंडा होने के बाद एक सॉलिड हमको सरफेस मिल जाता है, और उसी से यहाँ पे वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसको हमने नाम दिया है क्या? टाइटेनो-मैग्नेटाइट डिपॉजिट। ठीक है, वेनेडियम इस रीजन में डिस्कवर किया गया है। उस रीजन में जो मिनरल पाए गए हैं उनका नाम क्या रखा गया है? टाइटेनो-मैग्नेटाइट रखा गया है। बेसिकली जो मोल्टान लावा होता है वो जब रिपीडली बहुत जल्दी से कूल होता है, ठंडा होता है, और उसके बाद उसी से हमको वेनेडियम डिस्कवर होता है, प्राप्त होता है। क्लियर है। आप यहाँ पे इस मैप में भी समझ सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर ये जो स्टेट है वो गुजरात है। ठीक है, गुजरात, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात है, और यहाँ पर आपको आलंग, यहाँ पे जो अरेबियन सी का ये जो पोर्शन है, इसी एरिया में बेसिकली ये डिपॉजिट डिस्कवर किए गए हैं। डन। नेक्स्ट बात करते हैं। अब भारत के हाथ एक और उपलब्धि लगी है, एक और अचीवमेंट भारत के हाथ आया है। वो क्या है? एनएमसी। एनएमसी क्या होता है? एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है करेंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में पास हुआ था, एंड नेशनल मेडिकल कमीशन को 2020 मतलब 2020 में ही बनाया गया है। तो बिल्कुल नई नवेली सी बॉडी है ये, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। सो नेशनल मेडिकल कमीशन को मिला है WFME सर्टिफिकेट। अब ये क्या कहानी हो गई? सबसे पहले हमको जानना है कि WFME क्या होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। तो NMC गेट्स WFME रिकॉग्नाइज स्टेटस फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एसोसिएशन है, इसने एक तरीके से एफिलेशन या रिकॉग्निशन दिया है नेशनल मेडिकल कमीशन को फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए। इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स को। मान लेते हैं कोई एक इंडियन स्टूडेंट है जिसने रिसेंटली आपका UG कंप्लीट की है। अब UG करने के बाद PG करना है, और PG करने के लिए आपको पता है हमारी कंट्री में कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। वैसे ही हमारे देश की बाहर की भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी तो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम होते ही होंगे। तो इस सर्टिफिकेशन के बाद वो बच्चा दूसरे यूनिवर्सिटी के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम भर सकता है, जिन सारी यूनिवर्सिटी में WFME का सर्टिफिकेशन मांगा जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेडिकल स्कूल इन इंडिया कैन नाउ प्रैक्टिस इन द फॉरेन कंट्री। वो फॉरेन कंट्री में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, इट ओपन डोर फॉर देम टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन कंट्रीज़। तो यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं मेडिकल फील्ड के,
वो फॉरेन कंट्री में जाके पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और मेडिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, स्पेशली कैसी कंट्रीज़ जहाँ पर WFME का सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है, जैसे कि USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। 10 ईयर्स के लिए सर्टिफिकेट मिला है। हमारा ये जो NMC है, मतलब हमारा जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसके अंदर अभी वर्तमान में हमारे भारत में 706 मेडिकल कॉलेज है। तो डायरेक्टली यहाँ पे 706 जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन सभी को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली ये सभी लोगों को भी इसके सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में जो नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे ऑटोमेटिकली उनको भी इसका एक्रेडिटेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दिस डेवलपमेंट इज सेट टू द पोजिशन इंडिया एज एन अपीलिंग डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर हमारे कॉलेज में, अगर हमारे मेडिकल कॉलेजों के पास एक्रेडिटेशन होगा WFME का, तो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे देशों के बच्चे हैं, वो भी भारत में आके हमारे यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में एजुकेशन लेना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो एक्रेडिटेड है WFME से। क्लियर इतनी चीज़ें? डन इतनी चीज़ें। इसके अलावा एक और पॉइंट है यहाँ पे, इस सर्टिफिकेशन को मिलने के बाद, ये एक्रेडिटेशन मिलने के बाद हमारे भारत के जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिन्होंने UG किया है और PG करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन USMLT में बैठना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए, तो वो भी यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द WFME। जैसा कि मैंने कहा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये पार्टनरशिप में है WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और ये बेसिकली जैसे हमारे देश में UGC होता है ना, UGC भी हमारे कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को क्या करता है, एफिलिएशन देता है, एक्रेडिटेशन देता है। वैसे ही जो WFME है वो भी एक एक्रेडिटेड मेडिकल कॉलेज है, इंडिपेंडेंटली काम करता है और दूसरे कॉलेज को सर्टिफिकेट देने का काम करता है। अब बात करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। ये इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है। हमारे भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेज है वो इसी बॉडी के अंदर ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल की एक एपेक्स बॉडी जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन है। इसका फॉर्मेशन जो है वो 2020 25 सितंबर 2020 में किया गया है। इसने क्या किया था, इसने रिप्लेस किया था, इट रिप्लेस द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको रिप्लेस करने का काम नेशनल मेडिकल कमीशन ने किया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी 1934 में। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया गया 2020 में। किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। इसको डिसॉल्व कब किया गया था? तो MCI को डिसॉल्व करने का काम किया गया था 2018 में। डन इतनी चीज़ें। नेक्स्ट बात, अगली न्यूज़ पे हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द मिथुन। ये है मिथुन। ठीक है, जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश में आपको ये मिथुन देखने को मिलता है। मिथुन को हम गयाल के नाम से भी जानते हैं और इसे रिसेंटली FSSAI ने फूड एनिमल टैग दिया है। फूड एनिमल टैग का क्या मतलब है? फूड एनिमल टैग का मतलब है कि इसकी सेल की जा सकती है, प्रोसेसिंग की जा सकती है, इसके मीट को भी बेचा जा सकता है। ठीक है, मतलब खाने योग्य है ये एनिमल, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो रिसेंटली FSSAI मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI ने नॉर्थ ईस्टर्न मिथुन को फूड एनिमल टैग दिया है, जिसे हम गयाल के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये आपका वंशज है। किसका वंशज है? इंडियन गौर या फिर बाइसन का। मतलब ये जो आपका मिथुन या गयाल है वो क्या है? डिसेंडेंट है इंडियन गौर या फिर बाइसन का। ठीक है, इतनी चीज़ें। इससे क्या होगा, जो ट्राइबल लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के और वो जो फार्मर्स है इसकी प्रोसेसिंग कर सकेंगे और नेशनल लेवल पे या जो मार्केट लेवल पे वो एक अच्छी इनकम भी अर्जित कर सकते हैं, इनकम भी ले सकते हैं इसके मीट को बेचकर। बेसिकली आज भी अरुणाचल प्रदेश में कई सारे ट्राइबल्स जो हैं उनकी लाइफ, उनकी कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ जो होती है वो मिथुन पे डिपेंड होती है। स्पेशली कौन सी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यासी, अपटानी, गालो एंड आदि। ठीक है, ये सारी ट्राइब आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। ये जो गयाल है ना, गयाल बेसिकली स्टेट एनिमल भी है अरुणाचल प्रदेश का एंड नागालैंड का। तो ये बात भी आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि गयाल जो है वो स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का एंड नागालैंड का, और इसे कैटल ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। कहाँ पर मिलता है? तो आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, बांग्लादेश, म्यांमार में भी आपको ये देखने को मिलता है।
इससे क्या होगा, इससे जो यहाँ पर जो लोग डिपेंडेंट हैं इस पर, तो उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया है एम अनित्रा ऐप। तो एम अनित्रा ऐप बेसिकली यहाँ पे जो रजिस्टर्ड फार्मर यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि मिथुन की प्रोसेसिंग करते हैं या मिथुन को पालते हैं। ऐसे फार्मर्स मिथुन की बाय करने के लिए, उनको सेल करने के लिए बेसिकली इस एप्लीकेशन पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारी कंट्री में पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, है ना। तो पद्म अवार्ड आपको पता है 3 कैटेगरी में मिलते हैं, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है और पद्मश्री है। वैसे ही हमारी कंट्री में कई सारे साइंस अवार्ड चलते हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा साइंस अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सारे के सारे 300 जो अलग अलग फील्ड, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो साइंस अवार्ड दिए जा रहे थे, उन सबको कंसोलिडेट कर दिया है। मतलब उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं और एक नई कैटेगरी के अवार्ड को अनाउंस किया गया है। ठीक है, जिनका नाम रखा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इसका नाम है और 4 अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं। आइए हम पूरी कहानी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हर एक पॉइंट को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे कि हमारी कंट्री में सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए लेकर आई है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसको मैं शॉर्ट में RVP बोलूँगी बार बार। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये 4 कैटेगरी में दिए जाएंगे, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड एंड विज्ञान टीम। तो 4 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो विज्ञान रत्न अवार्ड है वो केवल 3 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एक साल में। जैसे कि भारत रत्न अवार्ड भी लिमिटेड होते हैं ना, वैसे विज्ञान रत्न अवार्ड भी एक साल में 3 लोगों को दिए जाएंगे। विज्ञान श्री अवार्ड 25 पर्सन्स को दिए जाएंगे। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर जो अवार्ड है वो 25% को दिया जाएगा। और जो विज्ञान टीम अवार्ड है वो 3% को दिया जाएगा हर साल। और इन अवार्ड की शुरुआत जो है वो 2024 मतलब नेक्स्ट ईयर 2024 में कर दी जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो 4 कैटेगरी हमने देख ली। तो यहाँ पे साइंस अवार्ड जो है उनको मेकओवर किया गया है और नाम रखा गया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। 4 कैटेगरी में होंगे, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर एंड विज्ञान टीम। 3, 25, 25, 3। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। जो विज्ञान रत्न अवार्ड है वो बेसिकली एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा किसी साइंटिस्ट के लिए। तो 3 कैटेगरी के अवार्ड है, जैसे कि विज्ञान रत्न है, विज्ञान श्री है और विज्ञान टीम अवार्ड है। इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कितने भी साल का साइंटिस्ट है तो उसको ये अवार्ड मिल सकता है, उसको अपनी फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन किया है उसके आधार पर। लेकिन जो विज्ञान आपका शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है वो केवल यंग साइंटिस्ट के लिए है जिनकी एज 45 ईयर्स से कम है। तो एज भी बहुत मैटर करती है। 3 अवार्ड ऐसे जिनकी कोई एज नहीं है, लेकिन जो विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है वो बेसिकली 45 ईयर्स के साइंटिस्ट मतलब यंग साइंटिस्ट के लिए है। क्लियर इतनी चीज़ें। अब इन अवार्ड का अनाउंस कब किया जाएगा, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हमारी कंट्री में हम 11 मई को 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। उसी दिन इन अवार्ड को अनाउंस किया जाएगा, केवल अनाउंस किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कब होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। रिसेंटली इस दिन की शुरुआत हुई है क्योंकि इस दिन हम चंद्रयान से रिलेट करते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल स्पेस डे को ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आप देख सकते हैं अवार्ड की जो आप यहाँ पे लिमिट है, एज लिमिट, उसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें। इन अवार्ड की शुरुआत 2024 मतलब 2024 से होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट देने का काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इनिशियल 2 इयर्स में स्टार्टिंग के 2 साल इन अवार्ड को मेंटेन कौन करेगा, तो इन अवार्ड को स्टार्टिंग के 2 इयर्स मेंटेन करेगा CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और 2 साल के बाद इन अवार्ड को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये जो अवार्ड है वो कितने डोमेन में दिए जाएंगे, कैटेगरी तो 4 है लेकिन कितने डोमेन में दिए जाएंगे, तो 13 डोमेन में दिए जाएंगे। मतलब किसी भी साइंटिस्ट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इन कैटेगरीज में बेसिकली कोई अचीवमेंट किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, तो उन साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिए जाएंगे। आई थिंक ये पूरा मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बात करें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्ल्ड कप 2024 के बारे में।
सो यहाँ पे वेन्यू डिसाइड हो चुका है। यूएसए जो है, यूएसए की 3 सिटीज़ बेसिकली वर्ल्ड कप 2024, मेंस वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट करने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंस वर्ल्ड कप 2024 को कौन सी सिटी या कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। तो यूएसए इसको होस्ट कर रहा है और को होस्टेड कंट्री यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ भी है। ठीक है, आइए हम पूरी कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 इज सेट टू बी को होस्टेड बाय द यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज और यूएसए मिलके 2024 का जो मेंस वर्ल्ड कप ICC होना है उसको होस्ट करने वाला है, T20 वर्ल्ड कप को। क्लियर इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे यूएसए की 3 सिटीज़ में इन वर्ल्ड कप के मैचेस को खेला जाएगा। तो 3 वेन्यू डिसाइड किए गए हैं। 3 वेन्यूज़ कहाँ कहाँ के हैं? तो 3 मेजर जो सिटीज़ हैं वो हैं आपके यहाँ पे फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क एंड डेलास। ये 3 सिटी जो यूएसए की हैं इन्हें कंफर्म किया गया है एज अ वेन्यू। अब बात करेंगे लास्ट एडिशन। तो जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 मतलब जो लास्ट एडिशन हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। फाइनल जो मैच खेला गया था वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। और विक्ट्री किसकी होती है? विक्ट्री होती है इंग्लैंड की। और इंग्लैंड जो है वो सेकेंड टाइम मेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल लिफ्ट करता है। पहली बार इसने 2010 में 2010 में ट्रॉफी को लिफ्ट किया था। तो मैंने आपको लास्ट ईयर का भी बता दिया और इस साल, अगले साल के जो 2024 में होने वाले हैं वो कौन होस्ट करने वाला है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेयर हैं इनको आपने पहले देखा होगा, नाम सुना होगा, बता पा रहे हो क्या नाम? ये है लवलीना, बॉक्सर है। ठीक है। और ये है हॉकी प्लेयर, क्या नाम है? हरमनप्रीत। इन दोनों को फ्लैग बियरर चुना गया है 19th एशियन गेम्स के लिए जो कि चाइना में होने वाले हैं। ठीक है। तो एशियन गेम्स के बारे में बात हो रही है कि हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना, इन दोनों को इंडिया का फ्लैग बियरर अपॉइंट किया गया है, बनाया गया है अभी जो 19 नवंबर के एशियन गेम्स होने वाले हैं उसके लिए। हरमनप्रीत कौर हम सभी को पता है हॉकी, मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है। वहीं लवलीना जो है वो बॉक्सर हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल भी जीता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार 2 फ्लैग बियरर चुने गए हैं और दोनों मेल और फीमेल दोनों को NOC मिला है। बेसिकली ये जेंडर इक्वलिटी को ही शो करता है। ठीक है। 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता में, उसमें हमारी जो इंडियन टीम को लीड कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। ठीक है। और इस बार हमारे जो फ्लैग बियरर हैं वो कौन है? लवलीना है और हरमनप्रीत सिंह है। इनके स्पोर्ट्स आपको याद रखना, एक बॉक्सर है और एक हॉकी प्लेयर है। डन इतनी चीज़ें। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे। ओके, देखिएगा ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 होस्ट कर रहा है भारत, पता है आप सभी को। और इसके लिए यहाँ पे एक एंथम, एक गाना लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो इस गाने के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिसकी म्यूज़िक दी है प्रीतम दा के द्वारा, जिसका म्यूज़िक दिया गया है। सो ICC रिलीज ऑफिशियल एंथम का नाम है दिल जश्न बोले फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो कि 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। 12 ईयर्स के बाद इंडिया जो है इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है और दिल जश्न बोले इसे फीचर किया गया है जिसमें सुपरस्टार रणवीर सिंह है और इसको कंपोज किया है, म्यूज़िक दिया है प्रीतम ने। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो पिक्चर में लोग दिख रहे हैं इनको भी आप शायद जानते होंगे। कौन है ये? तो रजनीकांत जी हैं। और ये कौन है? जय शाह हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं, सेक्रेटरी हैं हमारे BCCI के। चलो, अब यहाँ पे ये कुछ दे रहे हैं इनको, क्या दे रहे हैं? ये गोल्डन टिकट है। गोल्डन टिकट, गोल्डन वीज़ा सुना है मैडम? ये गोल्डन टिकट क्या है? तो यहाँ पे जो इंडियन फेमस पर्सनालिटी हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको जय शाह जो हैं वो गोल्डन टिकट बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं गोल्डन टिकट? थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वर्ल्ड कप गोल्डन टिकट गिवन टू इंडियन सेलिब्रिटीज़ बाय जय शाह। ठीक है। तो गोल्डन टिकट जो है वो कई सारे आइकॉनिक फिगर्स को दिया जा रहा है। इन आइकॉनिक फिगर्स को मतलब लाइव स्ट्रीम, जो कि आपका ODI और जो आपका वर्ल्ड कप होता है, ODI वर्ल्ड कप है जो भारत होस्ट कर रहा है, तो उसमें वो लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, मतलब ग्राउंड में प्रेजेंट होके वो इन मैचेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ उनको एक VIP ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा जिससे लोग और भी जुड़े और भी लोग आए और इन मैचेस को यहाँ पर देखें। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं recipient of these exclusive ticket will not only have the privileges to witness all World Cup matches from the ground zero but will also be treated to the VIP service। ये गोल्डन टिकट है कई फेमस इंडियन आइकन्स को दिए जा रहे हैं बाय द BCCI, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को दिया गया, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया और रजनीकांत जी को भी दिया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है
बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि एसबीआई लाइफ जो है वो ऑफिशियल पार्टनर है बीसीसीआई के जितने भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उनके लिए स्पॉन्सर रहेगा 2023 से लेकर 26 सीज़न के लिए। 2023 से 2026 के बीच में बीसीसीआई कोई भी डोमेस्टिक मैचेस कराती है तो उसका स्पॉन्सर कौन रहने वाला है? एसबीआई लाइफ रहने वाला है। डन। नेक्स्ट है चाचा चौधरी। चलो मैं एक कहानी सुनाती हूँ, बस 2 मिनट लूँगी आपका। जब मैं छोटी थी तो मुझे चाचा चौधरी और साबू की कहानी पढ़ना बहुत पसंद थी। तो हमारे गांव में ना ऐसी कॉमिक चलती थी और कॉमिक जो है वो रेंट पे मिलती थी, तो मैं पैसे जोड़ती थी और ज़्यादा महंगा नहीं, 4-5 रुपये 10 रुपये की रेंट पे कॉमिक मिलती थी, तो मैं पैसे जोड़ती थी और कॉमिक खरीद के लाती थी और उनको पढ़ती थी। मुझे बहुत पसंद था। तो जब मैं इस न्यूज़ को बना रही थी तो मुझे वापस से चाचा चौधरी की याद आ गई। आई होप आप लोग ने भी चाचा चौधरी की कॉमिक बुक को ज़रूर पढ़ा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बुक लॉन्च की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। तो ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चाचा चौधरी और साबू के नाम पर एक कॉमिक बुक को रिलीज़ किया है जिसका नाम है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, जिससे मोटिवेट हो सके यंग जो है वो आए और वोट करे आने वाले अपकमिंग जो इलेक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे इस कॉमिक बुक को लॉन्च किसने किया है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार एंड इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल के द्वारा इस कॉमिक बुक को रिसेंटली रिलीज़ किया गया है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम डिफेंस के बारे में। 1-2 न्यूज़ है डिफेंस की, उनको देख लेते हैं। इंडिया एंड यूएस आर्मी टू होस्ट इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन आर्मी और यूएसए की आर्मी मिलके 13th एडिशन, कौन सा एडिशन? 13 एडिशन इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करा रही है। ये 3 दिन तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंडियन आर्मी और यूएसए आर्मी की जो चीफ है, जो हेड है, वो बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। 13th नंबर का एडिशन है, 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस चलने वाली है ये। ठीक है, कब से कब तक? 25 से लेकर 27 सितंबर के बीच में, जिसमें 35 डेलीगेट्स कंट्रीज़ के शामिल होने वाले हैं। बेसिकली इनका मकसद ये है कि इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसमें किस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम पीस को, शांति को प्रमोट कर सकें। ठीक है, अब थीम क्या है यहाँ पे? टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, लास्ट बात करते हैं अबाउट द सिम्बेक्स। नाम से समझ में आ रहा है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो सिम्बेक्स का फुल फॉर्म आपको पता चल चुका है कि सिम्बेक्स का मतलब है यहाँ पर सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। इसका 30th एडिशन हो रहा है, 30वां संस्करण हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको इस न्यूज़ के बारे में पहले भी बताया था। हार्बर फेज में या फिर सी फेज़ में आप कह सकते हैं इस संस्करण की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो सी फेज़ यहाँ पे शुरू हो रहा है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज का सी फेज़ यहाँ पे शुरू हो रहा है, जिसके लिए ऑब्वियस सी बात है इंडियन नेवल शिप भी पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के लिए उनको सिंगापुर जाना पड़ेगा। तो हमारी नेवल शिप जो है वो सिंगापुर पहुँच चुकी हैं पार्टिसिपेशन के लिए सिम्बेक्स एक्सरसाइज में। ठीक है, कौन कौन सी शिप्स गई हैं? तो इंडियन नेवल शिप रणविजय, कवरती और हमारी एक सबमरीन है आईएनएस सिंधु केसरी। ये तीनों जो आईएनएस हमारी सबमरीन है और नेवल शिप है वो सिंगापुर गई हैं 30th एडिशन ऑफ सिम्बेक्स में पार्टिसिपेट करने। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, हर साल होती है और 1994 से ये एक्सरसाइज हो रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। आज की तो शॉर्ट न्यूज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के बारे में जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो बेटियाँ हैं जो स्टडी कर रही हैं, स्टडी करने के लिए कॉलेज वगैरह जा रही हैं, तो उनको गाड़ियों की ज़रूरत होती है, स्कूटी वगैरह लेने की ज़रूरत होती है, तो हम 50,000 रुपये देंगे। ठीक है, सो अनाउंस द ग्रांटिंग ऑफ ₹50,000 टू द डॉटर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर who are pursuing higher education to buy electrical two-wheelers। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो उस सेलिब्रेशन के मौके पे एक सेंटर रन डॉक्टर RML हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का पहला डेडिकेटेड ट्रांसजेंडर OPD। तो आपका जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उन लोगों के लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए OPD को लॉन्च किया गया है, जो कि भारत का अपने आप में पहला है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, एयर इंडिया ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट अभिनंदन। तो प्रोजेक्ट अभिनंदन बेसिकली अभी 16 एयरपोर्ट्स में लॉन्च किया गया है, 16 एयरपोर्ट में लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो ऑफिसर्स है, सीनियर ऑफिसर्स, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से जो पैसेंजर आते हैं उनको आपको ट्रीट करना है, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, और उनकी जो यात्रा है, जो उनका ट्रेवल है वो हैजल फ्री हो सके, तो उसके लिए आपको क्या क्या पैसेंजर्स की मदद करनी है। तो 16 एयरपोर्ट में एयर इंडिया ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट अभिनंदन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे S&P ग्लोबल के बारे में। इन्होंने इंडिया की GDP फोरकास्ट की है फॉर द फाइनेंशियल 24। कितनी बोली है इन्होंने? 6.6% बोली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया के फास्ट बॉलर है जिनका नाम है मोहम्मद सिराज, और इन्होंने ICC मेंस ODI प्लेयर बॉलिंग कैटेगरी में रैंकिंग हासिल की है। तो हमारे मतलब अगर बात की जाए ICC मेंस ODI प्लेयर रैंकिंग में बॉलर्स कैटेगरी में हाईएस्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो मोहम्मद सिराज है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक स्वीडन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है वोल्वो। आई होप सभी ने इसका नाम सुना होगा। तो वोल्वो कह रहा है कि हम अपना जो डीजल कार का प्रोडक्शन है ना वो 2024 तक ख़त्म कर देंगे, और फिर हम केवल और केवल इलेक्ट्रिकल कार मेकर कंपनी बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था अबाउट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, और मैंने आपको 3 गेट्स के बारे में बताया था। वो तीनों गेट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि लास्ट न्यूज़ जब मैंने कवर की थी तो उसमें वो 3 ही गेट मेंशन थे। फिर जब नई न्यूज़ आई है कि यहाँ पे 6 गेट हैं, कितने गेट हैं? 6 गेट है, तो उनको थोड़ा सा आप अपडेट कर लेते हैं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज़ अ 6 गेट। अलग अलग एनिमल और क्रिएचर के नाम पे इन गेट्स का नाम रखा गया है। तो नए संसद भवन में 3 गेट जो है, अश्व गेट, गज गेट और गरुड़ गेट, ये तीनों बेसिकली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, स्पीकर हैं, उनके लिए इनका यूज़ किया जाएगा, जिनका और भी नाम है। क्या नाम है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये मैंने आपको बताया है। 3 गेट्स के नाम आपको पता है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इनको ही हमने अश्व गेट, गज गेट और गरुड़ गेट के नाम से नाम दिया है। और 3 और गेट हैं आपको जो पब्लिक के लिए और बाकी सारे जो MPs हैं उनके लिए होगा, मकर, शार्दुल और हंस गेट। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोला जा रहा है कि न्यू पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसमें 6 गेट्स हैं। 6 गेट कौन कौन से हैं? अश्व, गज, गरुड़, मकर, शार्दुल और हंस। जिनमें से स्टार्टिंग के जो 3 गेट हैं, अश्व, गज और गरुड़ गेट, उनका दूसरा नाम है शक्ति द्वार, कर्म द्वार एंड ज्ञान द्वार। इन 3 गेट्स का यूज डेलीगेट्स जब कोई आएगा विजिट करने के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर यूज करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 3 गेट्स हैं उनका यूज जनरल पब्लिक के लिए और बाकी सारे जो सांसद हैं, जो MP हैं, उनके लिए किया जाएगा। इन गेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गज द्वार मतलब एलिफेंट गेट, जहाँ पे एलिफेंट का स्टैच्यू देखने को मिलेगा। एलिफेंट बेसिकली वेल्थ एंड विजडम को शो करता है, और जो हमारी बिल्डिंग का नॉर्थ साइड है वहां पे आपको गज द्वार देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है अश्व। अश्व मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा। ओके, तो हॉर्स या फिर अश्व द्वार जो है वो सदर्न एंट्रेंस पे है, और हॉर्स जो है वो पावर, स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। नेक्स्ट है गरुड़। गरुड़ किंग ऑफ बर्ड्स है, बेसिकली लॉर्ड विष्णु का एक सिंबल भी है गरुड़, ठीक है। हिंदू में अगर देखे जाए तो अपनी अलग मान्यता है। पावर और आपकी ड्यूटीज को बेसिकली ये गरुड़ दिखाता है। ईस्टर्न एंट्रेंस पे, ईस्टर्न साइड पे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में आपको गरुड़ गेट देखने को मिलेगा। फिर है मकर। मकर तो ये आपका एक एक्वेटिक क्रिएचर है मैथोलॉजी के अनुसार, ठीक है, माइथोलॉजी के अनुसार। तो मकर द्वार जो है वो ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग की तरफ एंट्रेंस को यहाँ पे गेट बनाया गया है, उसको दिखाता है ये। नेक्स्ट है शार्दुल। शार्दुल भी एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसकी बॉडी जो है वो आयरन की होती है, हेड जो होता है बॉडी जो होती है वो लायन की होती है, और हेड जो होता है वो हॉर्स, एलिफेंट या पैरेट का होता है, ठीक है। ये भी पावर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, जनता की पावर को इंडिकेट करता है शार्दुल। और फिर हंस। हंस को स्वान भी कहा जाता है, ठीक है। हंस द्वार, हंस जो है वो माता सरस्वती का वाहन है, और जिसे हम गॉडेस ऑफ नॉलेज के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम गॉडेस ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। तो इस तरीके से 6 गेट हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको मेंशन करना ज़रूरी था, तो मैंने आपको मेंशन कर दिया। डन है इतनी चीज़ें। आइए अब कुछ MCQ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया ने होस्ट की थी। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? तो न्यू दिल्ली में हो रही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के एमडी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा धनंजय जोशी बन गए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली किसने अपकमिंग आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की जर्सी को अनवील किया है? आंसर हो जाएगा एडिडास, ऑप्शन ए। स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया। तो धर्मेंद्र प्रधान का नाम आते ही आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, लेकिन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी एक्सपांशन प्रोजेक्ट, कहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? तो बेसिकली बीना रिफाइनरी एमपी के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, OIML सर्टिफिकेट किससे एसोसिएटेड है? तो ये सर्टिफिकेट एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने कि वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ISSF वर्ल्ड कप जो रियो में हो रहे थे उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? अगर सिल्वर मेडल वाली प्लेयर भी आपको याद हो, क्योंकि 2 ही तो मेडल मिले हैं, एक गोल्ड मिला एक सिल्वर मिला है, तो गोल्ड का नाम आप बता देना और सिल्वर मेडल भी आप बता देना किसको मिला है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब लॉन्च की गई? क्योंकि अभी रिसेंटली 17 सितंबर में इसकी एनिवर्सरी थी। अब कौन सी एनिवर्सरी थी, पहली या दूसरी या तीसरी, तो वो आप हमें बताएंगे। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट में देंगे कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया था। ओके, इतनी चीज़ें। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और भी न्यूज़ थी लेकिन सेशन बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने न्यूज़ को कल के लिए शिफ्ट कर दिया, हम उनको कल डिस्कस कर लेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।